कार्नो साइकिल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो कार्नो साइकिल है उसमें ये जो QH और QL है इसका रेशियो TH और TL के रेशियो के बराबर होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं QH/QL इज इक्वल टू TH/TL। हमने इसको प्रूव किया था, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें QH/TH माइनस QL/TL दिस इज इक्वल टू 0। बिल्कुल लिख सकते हैं। और ध्यान ये देना कि यहाँ पे जो QL हमने लिया था ना वो हमने हीट का मैग्नीट्यूड लिया था, लेकिन ये भी देखना कि ये जो QL है वो हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम है। यानी कि अगर साइन कन्वेंशन का आप यूज़ करोगे तो ये QL तो नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस QL को अगर हम लोग साथ मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस QL के साथ मिल जाएगा हीट ट्रांसफर अलॉन्ग विद द साइन। किसी भी कार्नो साइकिल के लिए हम लोग इस रिलेशन को लिख सकते हैं। इसमें ध्यान ये देना कि यहाँ पर QL की वैल्यू हमने पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ले लिया है। अगर आप साइन के साथ लोगे तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। इसको तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ माइनस कर देंगे। ये सही हीट ट्रांसफर हो गया व्हेन द सिस्टम इज रिजेक्टिंग हीट। अगर सिस्टम हीट को रिजेक्ट कर रहा है तो हीट ट्रांसफर नेगेटिव होगा, तो इसलिए माइनस QL देखो आ गया, ये QH प्लस आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख दें, समेशन Q/T दिस इज इक्वल टू 0 फॉर दिस होल साइकिल। और जहाँ जहाँ Q होगा तो वहाँ पर हम लोग इस Q को ले लेंगे। जब 1 से 2 में जाएंगे तो Q की जगह QH कर देंगे। जब 3 से 4 में जाएंगे तो Q की जगह माइनस QL कर देंगे। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रहा है। जब 1 से 2 पे है तो T की जगह TH कर देंगे। 3 से 4 जाएंगे तो T की जगह TL कर देंगे। तो ये वाला रिलेशन तो हम लोग लिख सकते हैं, समेशन Q/T दिस इज इक्वल टू 0 फॉर अ कार्नो साइकिल। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो रिलेशन हमने लिखा है फॉर अ कार्नो साइकिल, क्या किसी आर्बिट्ररी रिवर्सिबल साइकिल के लिए ट्रू हो सकता है क्या? कार्नो साइकिल तो बहुत ही स्पेशल टाइप का साइकिल हो गया ना कि भाई इसमें 2 आइसोथर्मल है, 2 एडियाबेटिक है। मान लीजिए कि कोई एक आर्बिट्ररी टाइप का इस तरह का रिवर्सिबल साइकिल है। आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, वापस वहीं पर घूम कर आ जा रहे हैं, लेकिन ये आर्बिट्ररी साइकिल है, लेकिन ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि आप उसको PV डायग्राम में प्लॉट कर सकते हैं। तो क्या किसी आर्बिट्ररी रिवर्सिबल साइकिल के लिए भी ये वाला रिलेशन ट्रू होता है? बिल्कुल ट्रू होता है। आप कोई भी आर्बिट्ररी इस तरह का एक रिवर्सिबल साइकिल बना दीजिए, उसके लिए ये वाला रिलेशन ट्रू हो जाता है, समेशन Q/T इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि इसमें समेशन Q/T क्या होगा, इसमें Q तो हर जगह अलग है, हर जगह T भी अलग है। हाँ, तो वो बात सही है, यहाँ पर समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब अभी जो टॉपिक में थोड़ा सा डिराइव करने वाला हूँ ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, लेकिन समझ लो, एक बार समझ लोगे तो ग्रेजुएशन में भी काम आ जाएगा। मैं ये प्रूव करने वाला हूँ कि अगर कोई भी रिवर्सिबल साइकिल है, भले ही वो कार्नो साइकिल नहीं हो, तो उसका जब हम लोग ऐसे लेंगे ना, इंटीग्रेशन dQ/T, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए। गोल वाले का मतलब होता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन है, यानी कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं वापस आप घूम के वहीं पे आ रहे हैं। तो देखो, ये हमने एक आर्बिट्ररी रिवर्सिबल साइकिल लिया है। इस साइकिल के थ्रू हम लोग इस तरह के खूब सारे आइसोथर्मल ड्रॉ कर दें, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। अब 2 आइसोथर्मल को कनेक्ट करता हुआ अगर हम लोग एडियाबेटिक ड्रॉ कर दें तो ऐसा एडियाबेटिक आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा, इस तरह का एडियाबेटिक आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें ये समेशन करना था ओवर दिस मेजेंटा कलर लाइन, लेकिन हम लोग उसके बदले करते हैं ओवर दिस रेड कलर आइसोथर्मल एंड ब्लू कलर एडियाबेटिक। तो क्या ये इंटीग्रेशन या समेशन सेम होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सेम नहीं होगा, क्योंकि पाथ अलग अलग हो गया। लेकिन अगर हम लोग इन सारे आइसोथर्मल को सटाते जाएं, यानी कि दोनों आइसोथर्मल के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इन्फिनिटेसिमल हो जाए, अगर ये वाला डिस्टेंस इन्फिनिटेसिमल होता जाएगा, तो जैसे जैसे हम लोग इसको सटाते जाएंगे तो ये जो मेजेंटा कलर वाला कर्व है और अभी जो हमने कर्व बनाया है ना, देखो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, वो दोनों सेम हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। अभी जो मेरा कर्व है मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इस पे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये ऐसे, फिर ये यहाँ पे भी कुछ कुछ इस तरह का होगा, फिर ये होगा। तो आप ये ग्रीन वाले पोर्शन पे इंटीग्रेशन करें या समेशन करें या मैजेंटा वाले पे करें, देखो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। ये लॉजिक एग्जैक्टली वही लॉजिक है जो हम लोग इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो आपको एरिया अंडर द कर्व पता करना रहता है, मान लो एरिया अंडर दिस कर्व, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं ना कि इस एरिया में छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना लेते हैं और बोलते हैं कि भाई जब इस रेक्टेंगल का विड्थ इन्फिनिटेसिमल हो जाएगा तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो इस रेक्टेंगल के एरिया से हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम लॉजिक यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। हम लोगों ने अभी दिखा दिया कि जो कार्नो साइकिल है उसमें ये चीज़
इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब हम लोग एक आर्बिट्ररी रिवर्सिबल साइकिल ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि आर्बिट्ररी रिवर्सिबल साइकिल में खूब सारे आइसोथर्मल्स और उन आइसोथर्मल्स को कनेक्ट करता हुआ एडियाबेटिक बना दिया। तो उससे होगा यही कि देखो ये वाला आइसोथर्मल, ये वाला एडियाबेटिक और ये वाला आइसोथर्मल और ये वाला एडियाबेटिक, ये तो एक कार्नो साइकिल हो गया। इस एक कार्नो साइकिल पे ये रिलेशन ट्रू है, तो जब सारे कार्नो साइकिल पे ये वाला रिलेशन हम लोग ऐड करेंगे तो हमें ऐड करने पे 0 मिल जाएगा। और उसमें आप ये देखिएगा कि जब आप ऐड कर रहे हैं या इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये जो बीच वाला पाथ है ना, इस वाले पाथ का रोल नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखो एक बार जब आप इस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं तो Q पॉजिटिव होगा। जब इस वाले कार्नो साइकिल की बात कर रहे हैं तो इस प्रोसेस पे देखो Q यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब हम लोग ऊपर वाले कार्नो साइकिल में लेंगे तो डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो उस केस में यही वाला Q नेगेटिव हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर T ही है, तो एक बार लेंगे तो Q/T आएगा, अगली बार में -Q/T आएगा। तो अंदर वाले जितने भी पाथ है ना इस तरह के, इनका कंट्रीब्यूशन 0 मिल जाएगा। अब ये सब चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो बहुत से बच्चे चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। ये पुरानी रेसनिक हैलिडे के बुक में दिया रहता था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी आर्बिट्ररी रिवर्सिबल साइकिल अगर आप लेंगे तो उस रिवर्सिबल साइकिल पे अगर आपने क्लोज्ड पाथ का इंटीग्रेशन किया है तो dq/t जो है दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इसमें dq क्या होगा और t क्या होगा ये समझ लो। दो आइसोथर्मल के बीच में जो छोटे छोटे एडियाबेटिक है ना, इन एडियाबेटिक प्रोसेस में तो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर 0 होगा, तो वहाँ पे तो dq/t करने जाओगे तो अपने आप 0 दे देगा। ये जो छोटे छोटे आइसोथर्मल आए ना इतने इतने, इस पार्ट में या इस पार्ट में जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ना उसको हम लोगों ने dq लिया है। और ये सारा प्रोसेस क्या है, ये वाला प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो उस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसलिए हमने यहाँ पर t कर दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी रिवर्सिबल साइकिल हो, उस रिवर्सिबल साइकिल में इस तरह के खूब सारे रेड कलर के जो मैंने आइसोथर्मल लाइंस बनाए हैं, आप आइसोथर्मल लाइंस बना सकते हैं। यहाँ तो मैंने दो आइसोथर्मल लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा दिखाया है, लेकिन आप dt टेम्परेचर डिफरेंस पे आइसोथर्मल लाइंस बना सकते हैं, बिल्कुल सटा सटा के। इनफिनिटसिमल टेम्परेचर डिफरेंस पे भी आइसोथर्मल लाइंस बना सकते हैं। तो आप अगर बिल्कुल सटा सटा के आइसोथर्मल लाइंस बनाएंगे और उन आइसोथर्मल लाइंस को ज्वाइन करता हुआ एडियाबेटिक बनाएंगे, तो कोई भी आर्बिट्ररी रिवर्सिबल साइकिल हो, उस रिवर्सिबल साइकिल को आप खूब सारे कार्नो साइकिल के एडिशन से, उनके सम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि देखो ये मैजेंटा कलर का एक रिवर्सिबल साइकिल है, इसको हम लोग इस तरह के, ये वाला देखो एक कार्नो साइकिल है, इसके सम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तो मैंने ज़्यादा डिस्टेंस पे आइसोथर्मल लाइंस बनाया है, तो इसलिए एग्जैक्टली ये उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप यहाँ से देखिए कि जैसे जैसे आइसोथर्मल लाइंस को आप पास लाते जाएंगे, यानी कि दो आइसोथर्मल लाइंस में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता जाए, इनफिनिटसिमल होता जाए, तो आप किसी भी आर्बिट्ररी रिवर्सिबल साइकिल को सम ऑफ कार्नो साइकिल्स उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किसी भी एक कार्नो साइकिल के लिए समेशन q/t 0 होता है। तो जब इस तरह के खूब सारे कार्नो साइकिल्स होंगे और दो आइसोथर्मल्स के बीच में इनफिनिटसिमल टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो q की जगह dq आ जाएगा और ये समेशन जो हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड पाथ हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड पाथ dq/t इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल रिवर्सिबल साइकिल। यानी कि दुनिया में कोई भी रिवर्सिबल साइकिल हो, भले वो कार्नो साइकिल हो या ना हो, किसी भी तरह का रिवर्सिबल साइकिल हो, हम लोग ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड पाथ ऑफ dq/t दिस इज इक्वल टू 0। अब ये आपको बता रहा है कि ये जो इंटीग्रेंड है, कौन सा इंटीग्रेंड, dq/t, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। जिस तरह हम लोग वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में लिखते हैं ना कि इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड पाथ ऑफ du दिस इज इक्वल टू 0, ये लिखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बताते हैं ना कि भाई u एक कंजर्वेटिव फील्ड है या u कंजर्वेटिव एनर्जी है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि ये जो dq/t हमने लिखा है ना, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया। इस dq/t को हम लोग ds लिख सकते हैं और ऐसे लिख दें ds इज इक्वल टू dq/t, वेयर दिस ds is exact differential of a state function and that state function is s, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशियल होता है ds एंड दिस ds इज इक्वल टू dq/t।
तो एंट्रोपी जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ये एक स्टेट फंक्शन है। ये स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और इस s का जो डिफरेंशियल होता है ds, इसको हम लोग लिखते हैं ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। और ये ध्यान रखना कि कोई भी रिवर्सिबल साइकिल हो, उस पूरे क्लोज्ड पाथ पे अगर हम लोग ds का इंटीग्रल लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेशन आपको बता रहा है कि जो s है वो स्टेट फंक्शन है और इस ds की वैल्यू होती है ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ये कहाँ से आया? इस रिलेशन से आया। तो सब कुछ देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, सब कुछ स्टार्ट हुआ कार्नोट साइकिल से। कार्नोट साइकिल में दो आइसोथर्मल होते हैं, दो एडियाबैटिक होते हैं। हमने दिखा दिया कि किसी भी कार्नोट साइकिल के लिए समेशन q बाई टी दिस इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, एक कोई आर्बिट्ररी रिवर्सिबल साइकिल ले लिया और बताया कि इस आर्बिट्ररी रिवर्सिबल साइकिल को हम लोग इस तरह के खूब सारे आइसोथर्मल लाइंस और उनको ज्वाइन करता हुआ जो ब्लू कलर में एडियाबैटिक लाइन है ना, उनके सम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है एग्जैक्ट हो जाएगा अगर जो आइसोथर्मल लाइंस मैंने बनाया है ना बिल्कुल पास पास हो। इस तरह के dt टेम्परेचर डिफरेंस वाले आइसोथर्मल लाइंस बना दें और इन दो आइसोथर्मल लाइंस को ज्वाइन करता हुआ एडियाबैटिक बना दें। तब जब आप कार्नो साइकिल पे उनका इंटीग्रेशन करेंगे या समेशन करेंगे, देन यू विल गेट इंटीग्रेशन ओवर दिस रिवर्सिबल पाथ। ये जो रिवर्सिबल पाथ है ना, ये वाला पाथ, उसके ऊपर इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप ये भी देखो कि ये जब हम लोग डी क्यू बाई टी करने जाते हैं तो डी क्यू क्या होगा? हीट ट्रांसफर। वो हीट ट्रांसफर कहाँ होगा? ये जो आइसोथर्मल वाला लाइन है ना, इसी के अलोंग हीट ट्रांसफर होगा। ब्लू लाइन तो एडियाबैटिक है, उसके अलोंग तो डी क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो भी डी क्यू आएगा वो इसी आइसोथर्मल के अलोंग आएगा। ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगा, क्योंकि एक बार जब इंटीग्रेशन करोगे एक कार्नो साइकिल के लिए तो Q की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब हम लोग ऐसे जा रहे हैं। तो ऊपर वाले कार्नो साइकिल में जब इंटीग्रेशन करोगे तो आप ऐसे जाओगे उल्टे डायरेक्शन में, तो उस केस में Q की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। दोनों का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो वो 0 दे देगा, क्योंकि देखो दोनों केस में टेम्परेचर तो T सेम है ना। आप कोई भी एक आइसोथर्मल ले लो, ये वाला आइसोथर्मल, तो इसमें टेम्परेचर T कांस्टेंट है। एक बार जब इंटीग्रेशन करोगे इस डायरेक्शन में तो Q बाई टी पॉजिटिव आएगा, इस डायरेक्शन में करोगे तो Q बाई टी नेगेटिव आएगा। दोनों कैंसिल करके नेट इफेक्ट इंटीग्रेशन में 0 आ जाएगा। तो ये सब डिटेल में आपको इस लेवल पे समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लेना है कि ओवर एनी रिवर्सिबल साइकिल इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी क्यू बाई टी दिस इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो इंटीग्रेंड है इसको हम लोग एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल के रूप में लिख सकते हैं। उसको हम लोग ds लिखते हैं, दिस ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, वेयर s इज एंट्रोपी। ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब कोई रिवर्सिबल साइकिल हम लोग ले लें और इस साइकिल में मान लीजिए ये है a और यहाँ पे है b, तो आप a से b जाइए इस रास्ते और फिर वापस b से a आ जाइए। यानी कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं a से b प्लस आप वापस आ रहे हैं b से a का इंटीग्रेशन ds, यहाँ भी ds। तो ये पूरा इंटीग्रेशन करने पे आपको 0 मिलेगा। ये समझ में आ रहा है सबको? आप a से b गए, फिर आप b से वापस a पर आ गए, तो ये एक क्लोज्ड पाथ हुआ। इस क्लोज्ड पाथ में जब हम लोग ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड पाथ ऑफ ds दिस इज इक्वल टू 0। ये आपको बताता है कि ये जो ds है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और ध्यान ये देना कि ये जो dq है ना, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने सिखाया था, ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। यानी कि q नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, हीट फंक्शन कुछ नहीं होता है। हीट एक्सचेंज वो तो प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। तो dq देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, लेकिन dq बाई t का जो रेशियो है ना, ये चीज़ पूरा पूरा एग्जैक्ट हो जाता है। ये जो ds है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम लोग उसको कहते हैं जो किसी फंक्शन, और वो स्टेट फंक्शन होना चाहिए, उस स्टेट फंक्शन का डिफरेंशियल हो। तो एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल हो गया ds, तो इसलिए ds हुआ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। dq एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। लेकिन dq बाई t जो हो जाता है वो हो जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और ये जो हमने लिखा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ds प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a ds दिस इज इक्वल टू 0। अब ये b टू a इंटीग्रेशन है, इसमें अगर हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। डेफिनेट इंटीग्रल में ये सब होता है। और b से a आप जा रहे हैं अलॉन्ग पाथ 2, मान लीजिए कि ये पाथ 1 है,
इधर वाला पाथ है 2, और हम लोग लोअर एंड अपर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस, b की जगह यहाँ पर आप कर दो a, ये नीचे में आ जाएगा a, ऊपर में आ जाएगा b। a से b हम लोग शुरुआत में गया अलॉन्ग पाथ 1, फिर जब हम लोग b से a वापस आ रहे थे तो ये था अलॉन्ग पाथ 2, तो इसको हम लोग यहाँ पाथ 2 लिख देते हैं, और ये माइनस यहाँ पे है तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, तो इसको इज इक्वल टू कर दो और इस जीरो को यहाँ से हटा दो। तो देखो हमने ये क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि a से b अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस ds का, तो आप पाथ 1 के अलॉन्ग जाइए या आप पाथ 2 के अलॉन्ग जाइए, इंटीग्रल ds दिस विल बी सेम। तो ये तो डेफिनेशन ही हो गया ना स्टेट फंक्शन का। आप a से b अलॉन्ग पाथ 1 जाइए या आप अलॉन्ग पाथ 2 जाइए या कोई तीसरा नागिन डांस करता हुआ पाथ लेकर के जाइए, इंटीग्रल ऑफ दिस ds फंक्शन फ्रॉम a टू b ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। और ये जो हमने इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ds लिखा है, इसको हम लोग ऐसे लिख दें, दिस इज वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट b माइनस वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट a। तो एंट्रोपी क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है, उसका वैल्यू एट a एंड वैल्यू एट b ये इंडिपेंडेंट है कि आप किस रास्ते वहाँ पर पहुँचे हैं। और एस बी माइनस एस ए दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ds। आप पाथ 1 लीजिए, पाथ 2 लीजिए, कोई तीसरा पाथ आप 3 ले लीजिए, बात वही है। तो सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं कि एस बी माइनस एस ए दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ds। इस ds को हम लोग चाहें तो dq बाई टी लिख देते हैं, dq बाई टी। एंड ध्यान ये देना है कि दिस इंटीग्रेशन इज ओवर एनी रिवर्सिबल पाथ। एंट्रोपी एट b माइनस एंट्रोपी एट a फाइंड करना है ना, तो आप सीधे सीधे इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। आप इंटीग्रेशन लीजिए किसका, dq बाई टी का, किस रास्ते, किसी भी रिवर्सिबल पाथ के रास्ते। आप पाथ 1 के अलॉन्ग जाइए या पाथ 2 के अलॉन्ग जाइए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको बस ध्यान ये देना है कि ये जो इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग किसी रिवर्सिबल पाथ के अलॉन्ग करें। रिवर्सिबल पाथ होगा तभी तो आप उसको पीवी डायग्राम में या किसी भी डायग्राम में उसका स्केच बना सकते हैं। बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये ज़रूरी है कि दुनिया में जो भी प्रोसेस हो वो सब के सब रिवर्सिबल हो? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट इसका रिवर्स ज़रूरी है। दुनिया में नेचुरली अकरिंग जो भी प्रोसेसेस होते हैं सब के सब इरिवर्सिबल ही होते हैं। कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस होना या रिवर्सिबल पाथ होना ये तो एक आइडियलाइजेशन है। जिस तरह हम लोग मैकेनिक्स में कहते हैं ना कि अज्यूम कर लो कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, लेकिन परफेक्टली फ्रिक्शनलेस सरफेस तो कुछ नहीं होता है। उसी तरह परफेक्टली रिवर्सिबल पाथ कुछ नहीं होता है। तो दुनिया में जितने भी प्रोसेसेस आप देखते हैं या जो भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस होते हैं वो कंप्लीटली रिवर्सिबल कभी नहीं होता है, वो इरिवर्सिबल ही होगा। तो आपको अगर ये दे दिया जाए कि कोई सिस्टम है जो अभी स्टेट ए में है, फिर वो थोड़ी देर बाद स्टेट बी में पहुंच गया और किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के रास्ते पहुंचा है, तो उस इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी कैसे फाइंड करिएगा? क्वेश्चन समझिए मेरा क्वेश्चन क्या है। अभी तक तो हमने जो भी फॉर्मूला लिखा है एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू ए टू बी इंटीग्रल डी क्यू बाई टी, हमने लिख दिया कि दिस इंटीग्रेशन हैज़ टू बी ओवर एनी रिवर्सिबल पाथ। अब क्वेश्चन ये है कि ए से बी मान लो एक ऐसा प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है, तो उसके केस में हम लोग एस बी माइनस एस ए कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, आप बी और ए को कनेक्ट करता हुआ कोई भी रिवर्सिबल पाथ बना लीजिए जो भी आपको पसंद आए। उस रिवर्सिबल पाथ में जो एस बी माइनस एस ए की वैल्यू आएगी ना, इरिवर्सिबल के लिए भी वही हो जाएगी, होना ही है, क्योंकि एस जो है वो स्टेट फंक्शन है। एस ऑफ ए मान लो यहाँ पर है 12, एस ऑफ बी मान लो यहाँ पर है 14। तो आप ए से बी किसी भी पाथ के अलॉन्ग जाइए, किसी भी रिवर्सिबल पाथ के अलॉन्ग जाइए, इंटीग्रेशन करिएगा तो आपको इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि पाथ इरिवर्सिबल है, इसका मतलब आप उसको प्लॉट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एस बी माइनस एस ए की वैल्यू तो अभी भी 2 ही रहेगी ना, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। आप इन दोनों स्टेट को कनेक्ट करता हुआ एक प्रोसेस ले लीजिए, जिस प्रोसेस में आपको ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना आसान हो, उस प्रोसेस के लिए इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। जो भी वैल्यू आएगी वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी एग्जैक्टली वही वैल्यू होगी, क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है।
उसकी वैल्यू इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है कि आप उस स्टेट पर कैसे पहुंच रहे हैं, किस रास्ते पहुंच रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन 2015 मेन में पूछा था। अ सॉलिड बॉडी ऑफ कांस्टेंट हीट कैपेसिटी 1 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड इज बीइंग हीटेड बाय कीपिंग इट इन कॉन्टैक्ट विथ रिजर्वॉयर्स इन 2 वेज। अब 2 तरीके से कर रहा है। आपने 100 डिग्री से हीट करके उसको पहुंचा दिया 200 डिग्री पे, ठीक है। यानी कि पहला स्टेट ये हो गया, दूसरा स्टेट ये हो गया। आपसे पूछा है एंट्रोपी चेंज ऑफ द बॉडी इन 2 केसेज। अब दोनों केस में प्रोसेस अलग अलग हैं, लेकिन इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तो सेम है ना। तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल जब हम लोग करेंगे तो प्रोसेस जो भी हो, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल की वैल्यू सेम आनी है दोनों प्रोसेस में। तो ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखो ए ऑप्शन में ही दोनों वैल्यूज सेम है, ln2 है, ln2 है। बाकी तीनों ऑप्शन में चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू अलग अलग है। तो आंसर ए हो गया। एलन कैसे आया, क्यों आया, मैं आगे बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय दिस थियरी कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। चेंज इन एंट्रोपी एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ये इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि प्रोसेस क्या है, भले ही प्रोसेस इरिवर्सिबल ही क्यों ना हो जाए। एस फाइनल माइनस एस इनिशियल की कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी। इस फिक्स्ड वैल्यू को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका ये है कि आप इंटीग्रेशन फ्रॉम आई टू एफ कर दीजिए डी क्यू बाई टी का, और जब इंटीग्रेशन करिएगा तो ध्यान ये रखना है कि दिस इंटीग्रेशन हैज़ टू बी ओवर एनी रिवर्सिबल पाथ। तो रिवर्सिबल पाथ तो आपको चाहिए ही, क्योंकि रिवर्सिबल पाथ नहीं होगा तो आपको पीवी डायग्राम में पाथ ही नहीं मिलेगा, तो फिर आप इंटीग्रेशन कैसे कर पाइएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझो। चेंज इन एंट्रोपी को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का ये एक आसान तरीका है। इसी तरीके से हम लोग जनरली कैलकुलेट करेंगे, बट ये तरीका किसके लिए एप्लीकेबल होता है, अगर वो इंटीग्रेशन का पाथ रिवर्सिबल हो। लेकिन आपने इस रिवर्सिबल पाथ वाले तरीके से कुछ मेहनत करके इंटीग्रेशन करके एक बार जब एस फाइनल माइनस एस इनिशियल कैलकुलेट कर लिया, तो ये एस फाइनल माइनस एस इनिशियल की वैल्यू कोई भी पाथ हो, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, सबके लिए तो सेम आएगा ना, क्योंकि एस जो है वो स्टेट फंक्शन है। ये है इनिशियल स्टेट, ये है फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट में एस की वैल्यू कुछ फिक्स्ड होगी, फाइनल स्टेट में एस की वैल्यू कुछ फिक्स होगी। तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल की वैल्यू फिक्स्ड होगी। आप किस रास्ते जा रहे हो, वो रास्ता रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, आइसोबेरिक है, आइसोकोरिक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब जब हमें इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है, तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका ये है कि हम लोग कोई रिवर्सिबल पाथ फाइंड करें जो आई और एफ को कनेक्ट करता हो, और उस रिवर्सिबल पाथ पे डी क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन कर दें। यानी कि एक्चुअल प्रोसेस भले ही कोई इरिवर्सिबल हो रहा हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल की वैल्यू सेम आएगी। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल तरीका ये है। अब हम लोग पता करते हैं कि हीट ट्रांसफर में एंट्रोपी चेंज कितना होता है। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c है, और इसका टेम्परेचर हमने Ti से रेज करके Tf तक ले गए हैं। अब टेम्परेचर रेज करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसको हमें हीट प्रोवाइड करना होगा। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को कुछ हीट दिया, हीट देने के कारण इसका टेम्परेचर Ti से रेज हो गया T फाइनल। अब आपको पता करना है कि इस पूरे प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा। तो हमने अभी बताया कि जब भी हमें चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करना हो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, तो कोई एक रिवर्सिबल प्रोसेस ले लें और उस प्रोसेस में डी क्यू बाई टी कर दें, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट एफ। अब इसमें कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस लिया जाए? रिवर्सिबल प्रोसेस लेना है, इसका मतलब ऐसा प्रोसेस लेना है कि इसका टेम्परेचर इस ऑब्जेक्ट का जो हीट का रिजर्वॉयर है उससे ज़्यादा चेंज नहीं करें। यानी कि आप इस ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं लेकिन थ्रू अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कैसे करिएगा? इनिशियली टेम्परेचर इसका Ti है, तो हम लोग एक हीट रिजर्वॉयर लाते हैं जिसका टेम्परेचर Ti प्लस dt है, यानी कि इस Ti से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट भी हीट होकर के इसका टेम्परेचर Ti प्लस dt हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, इस रिजर्वायर को हटा करके एक दूसरा रिजर्वायर लाते हैं जिसका टेम्परेचर Ti प्लस 2 dt है। फिर ये ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर Ti प्लस 2 dt हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस रिजर्वायर को हटा करके एक तीसरा रिजर्वायर लाएंगे जिसका टेम्परेचर Ti प्लस 3 dt हो जाएगा। यानी कि आप इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रेज कर रहे हैं लेकिन dt छोटे छोटे इन्फिनिटसिमल राइज इन टेम्परेचर के साथ। तो ये प्रोसेस हो गया रिवर्सिबल। अब इस रिवर्सिबल प्रोसेस में dq क्या होगा? dq किसी भी छोटे से टेम्परेचर चेंज के लिए हो जाता है mc dt। तो dq की जगह हम लोग mc dt लिख दें, लिख दीजिए
जब आपने dq की जगह mc dt लिख दिया तो देखो इसका हम लोग फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। mc dt बाई टी है, इनिशियल टेम्परेचर है Ti, फाइनल टेम्परेचर है Tf, तो चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा mc ln T फाइनल डिवाइडेड बाई T इनिशियल। तो ये हमने चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो ये जो इंटीग्रेशन हमने किया ना, ये इंटीग्रेशन किया ओवर अ रिवर्सिबल पाथ, तो इसलिए हमें ये सब तिक्रम करना पड़ा कि अच्छा रिवर्सिबल पाथ पे इंटीग्रेशन करना है तो हीटिंग करने के लिए आप एक हीट रिजर्वायर लाओ और उस हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से बस dt डिफरेंस हो। तो ये एक आइडियलाइज्ड प्रोसेस है इस इंटीग्रेशन को करने के लिए। रियल लाइफ में आप ऐसा नहीं करते हैं कि एक रिजर्वायर लाया जिसका टेम्परेचर Ti प्लस dt है, फिर दूसरा लाओ, फिर तीसरा लाओ, फिर चौथा लाओ। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए करना है। एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया कि चेंज इन एंट्रोपी इतना है mc ln Tf बाई Ti, तो आप इस प्रोसेस से नहीं भी करिए तो भी आंसर यही आएगा। आप डायरेक्टली हीट दे दीजिए और इसका टेम्परेचर Ti से Tf हो गया तो भी S फाइनल माइनस S इनिशियल की वैल्यू यही आएगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है, ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है। बस इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हमने ये तरीका बताया कि रिजर्वायर ऐसा लाओ जिसका टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से dt डिफर कर रहा है। तो ये सब थॉट एक्सपेरिमेंट है आपको इस इंटीग्रेशन को समझने के लिए कि आप इंटीग्रेशन किस पाथ पे कर रहे हैं। ऐसे प्रोसेस में और ऐसे पाथ में कर रहे हैं जिसमें रिजर्वायर का टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से बस dt अमाउंट से डिफर कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या होता है, सीधे आप इसको कुछ हीट देते हैं, टेम्परेचर Ti से बढ़कर के Tf हो गया, तो उस केस में भी चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्टली यही आएगी। और वो प्रोसेस हो सकता है इरिवर्सिबल हो, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने बता दिया कि चेंज इन एंट्रोपी जो है वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल स्टेट I और फाइनल स्टेट F पे डिपेंड करता है। तो आप इन दोनों स्टेट के बीच में रिवर्सिबल प्रोसेस करिए, आइसोथर्मल प्रोसेस करिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस करिए, चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू वही आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होगा, उस कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन किस पाथ पे करेंगे, वो देखने के लिए हमें रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल पाथ की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमें इंटीग्रेशन करना होता है ना, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, तब हम लोग ये चेक करते हैं कि भाई रिवर्सिबल पाथ होना चाहिए। लेकिन रिवर्सिबल पाथ में इंटीग्रेशन करने के बाद हमने जो कुछ नंबर फाइंड कर लिया कि चलो भाई ये 20 यूनिट्स आ गया, तो ये जो 20 यूनिट्स का आंसर होगा ना, वो हर तरह के प्रोसेस के लिए होगा, चाहे वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, कुछ भी हो। S फाइनल माइनस S इनिशियल की वैल्यू अब यही होगी। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें रिवर्सिबल पाथ या रिवर्सिबल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक बार जब आप इस वैल्यू पे पहुंच गए तो आप सेफली कह सकते हैं कि S फाइनल माइनस S इनिशियल की यही वैल्यू होगी, इरिस्पेक्टिव कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। एक और प्रोसेस होता है फ्री एक्सपेंशन का, उसमें एंट्रोपी चेंज क्या होता है वो मैं दिखा देता हूं। उसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंट्रोपी।